मेरा नाम साक्षी है। मेरी कहानी दुखों से भरी हुई है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जैसा मेरे साथ हुआ। मैं एक 40 साल की औरत हूँ। मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। शादी के 8 साल बाद ही मेरे पति दुनिया से मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास एक बेटा भी है जिसका नाम सौरभ है। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी तब मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा कोई और नहीं था। लेकिन फिर एक एक मेरे पति मुझे ही अकेले छोड़कर चले गए। मैं तो अपने इस बच्चे के सहारे ही जी रही थी। सौरभ मेरा इकलौता बेटा था। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। देखते ही देखते मेरा बेटा जवान हो गया और उसकी शादी की उम्र हो गई। मैंने उसकी शादी के बारे में सोच लिया कि अब उसकी शादी कर दी जाए। वैसे भी मैं लड़की अकेले ही थी। सारे घर का बोझ मुझ पर ही था। मैंने अपने बेटे से कहा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। मेरे बेटे की ख्वाहिश भी बड़ी अजीब थी। वो चाहता था कि उसकी शादी गूंगी लड़की से हो, लेकिन यह तो नामुमकिन था। मेरा बेटे देखने में बहुत ही खूबसूरत, मेहनती और एक सदा मिजाज वाला लड़का था। मैं तो अपने बेटे की हर जिद पर तंग आ चुकी थी। मैं अब जब भी उससे कहती कि तुम्हारी शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे हूँ जो बहुत खूबसूरत, और तेरी मेरी बात सुनकर मेरा बेटा बहुत मुझे कहता, मुझे खूबसूरत नहीं, मुझे गूंगी लड़की चाहिए। मैं गूंगी लड़की को ही अपनी अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है शायद मेरा बेटा मुझसे मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने एक लड़की पसंद कर ली, मगर जब मैंने उससे उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो वह कहने लगा, माँ क्या यह गूंगी लड़की है? मैं उसकी बात सुनकर बहुत हंसी और बोली, बेटा यह लड़की तो बहुत प्यारी है, इसकी आवाज़ तो कोयल की जैसी है। तो मेरा बेटा अचानक ही गुस्से में आ गया और गुस्से में बोला, माँ आप मेरा और अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। मैंने जब कह दिया कि मुझे गूंगी लड़की से ही शादी करने हैं तो फिर आप क्यों मेरी बात नहीं मानती? अब मैं चौंक गई थी। क्या यह सच है जो मेरा बेटा कह रहा है? मेरे बेटे की यही मर्जी कि मैं उसकी शादी एक गूंगी लड़की से करूं। मैंने सौरभ से कहा, सौरभ ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम्हें गूंगी लड़की पत्नी ही चाहिए? वह कहने लगा, माँ मैं शादी ही नहीं करना चाहता हूँ। मुझे औरतों की ज़ुबान के बारे में सब कुछ पता है। वह एक बार बोलना शुरू कर दे तो फिर उन्हें कोई चुप नहीं करा सकता। मैं अपनी ज़िंदगी का यह सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं शादी नहीं करना चाहता, फिर भी आपकी खुशी के लिए शादी को तैयार हो गया हूँ, लेकिन मुझे गूंगी पत्नी ही चाहिए। मैं एक अजीब सी परेशानी में घिस गई थी, क्योंकि मैं सौरभ को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वह शुरू से ही बहुत बड़ा और अच्छा सदामिजाज लड़का था। हर वक्त गहरी सोच में डूबे रहने वाला था, अपने काम से काम रखने वाला। उसकी कोई बेवजह हंसी मजाक भी नहीं किया करता था। इसलिए अब मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया कि वह यह सब मजाक नहीं कर रहा है। उसकी सब बात पत्थर की लकीर होती थी। मैं बोली, सौरभ बेटा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई कम बोलने वाली लड़की तलाश कर लूँगी। वह कहने लगा, माँ आखिर गूंगी लड़की से शादी करने में क्या हर्ज है? क्या गूंगी लड़की इंसान नहीं होती है? मैं बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि अगर मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली तो लोग हम दोनों का मजाक उड़ाएंगे। वह कहेंगे कि बेटे में न जाने कौन सी चीज़ की कमी है जो मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली। वो कहने लगा, माँ मैंने आज तक उन लोगों की परवाह नहीं की है। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ गूंगी लड़की से ही करूँगा। अब मैंने सौरभ की जिद के आगे हार मान ली थी, मगर असल मसला तो यह था कि गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढती। मैं सौरभ के इस फैसले पर राजी तो हो गई, लेकिन अब मैं परेशान थी कि आखिर मैं क्या करूं और ऐसी लड़की कहाँ से लेकर आऊं जो गूंगी हो। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं घर में बहू आ जाए, क्योंकि मेरा बेटा एक ही बेटा था। मैं चाहती थी कि इसका घर अपने सामने ही बसा जाऊंगी, क्योंकि अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मुझसे घर के काम नहीं होते थे। सौरभ मेरी शादी के 1 साल बाद ही पैदा हो गया। सौरभ 7 साल का था जब उसके पिता का देहांत हो गया। मैं भी जवान थी और खूबसूरत भी। मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि दूसरी शादी करके घर बसा लूं, मगर मैंने सौरभ की वजह से कभी यह कदम नहीं उठाया। वैसे भी अपनी औलाद हर किसी को प्यारी होती है और मुझे भी मेरा बेटा बहुत प्यारा था, मगर मुझे सौरभ से इस तरह का इश्क था कि मैंने उसके लिए अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी थी। मैंने यही सोचा था कि पता नहीं दूसरा पति मेरे बेटे को
कभी अपना समझेगा या नहीं। अगर उसने मेरे बेटे को नहीं समझा तो फिर मैं क्या करूँगी? इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी दोबारा शादी करूं, और इस भरी दुनिया में मैंने उसको अकेले ही पाल पोस कर बड़ा कर दिया। मैंने अपने घर का माहौल बड़ा दोस्ताना रखा था। मैं चाहती थी कि मैं और सौरभ दोस्तों की तरह रहें, हर एक दूसरे के साथ बात शेयर करें, मगर मैं ऐसा करने में नाकाम रही। न जाने मेरा सौरभ खोया खोया सा रहता था। शुरू शुरू में तो यही समझती थी कि वह बच्चा है, पिता की कमी महसूस करता है, पर जब बड़ा हुआ तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मगर यहाँ तो मेरी नाकामी साबित होगी। सौरभ सुधरने के बजाय और भी ज़्यादा अपने साथ में ही खोने लगा। लेकिन उसकी यह हालत देखते हुए मैं सोचने लगी कि उसकी ऐसी लड़की से शादी करूँगी जो बहुत ही हंसमुख और खुशमिजाज होगी, तो हम दोनों सास बहू का वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मगर ऐसे मेरे अरमान पर सौरभ ने पानी फेर दिया था। हमेशा की तरह मैंने इस बार भी सौरभ की ख्वाहिश के आगे अपना सर झुका दिया। अब मैं सौरभ के लिए गूंगी लड़की ढूंढने में लग गई थी, मगर मुझे यह नहीं पता था कि गूंगी लड़की ढूंढने इतना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आसपास काफ़ी लोगों से गूंगी लड़की के रिश्ते के लिए कह दिया कि मुझे गूंगी लड़की का रिश्ता चाहिए, मगर मेरी परेशानी की बात तो यह थी कि कोई मेरी बात सीरियस नहीं ले रहा था। मैं जिस किसी को गूंगी लड़की को कहती, वह कहने लगता, अरे छोड़ो तुम गूंगी लड़की, लड़की तो यह देखो, यह तस्वीर, यह एमए पास है। तो कोई कहता किस लड़की से अपने बेटे की शादी कर दो, यह 4 भाइयों की छोटी बहन है, बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत दहेज लेकर आएगी। मैं परेशान रहने लगी थी, मेरे बस में कुछ नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया था और थोड़ी देर के लिए अपने पड़ोस की एक सहेली के घर जाकर बैठ गई। इतनी ही देर में उसके दरवाजे पर एक भीख मांगने वाली औरत आई, और औरत काफ़ी सालों से हमारे मोहल्ले में भीख मांगने आया करती थी। वह मेरे घर में भी आती थी और थोड़ी देर के बाद जो घर के अंदर आ गई और उसे खाना मांगने लगी। वह मुझे देखकर बोली, क्या हुआ दीदी, बड़ी परेशान लग रही हो? मुझे तो वैसे भी किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो मेरे दुख को सुन लेता और समझ भी लेता। मैंने उसे कहा, क्या बताऊं, बेटे की तरफ से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। मेरे ऊपर अब बुढ़ापा आने लगा है, तो मुझसे कोई काम नहीं होता और पूरे दिन अकेले घर में रह रह कर मैं बोर हो जाती हूँ। मगर मेरा बेटा तो जिद लगाए बैठा है कि वह शादी करेगा तो सिर्फ गूंगी लड़की से ही करेगा। मुझे तो यह समझ नहीं आती है कि उसके लिए गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढूं। मैंने काफ़ी लोगों से अपने बेटे के लिए रिश्ते के लिए कह रखा है, वह भी मेरी बात को नहीं समझते। वह औरत कहने लगी, दीदी आपसे एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ कहो। वह बोली, दीदी यह बात पता नहीं ठीक है या नहीं, बस आपकी परेशानी को देखते हुए कह रही हूँ। अगर मेरी बात आपको गलत लगी तो मुझे नादान समझकर माफ़ कर देना। मैं बोली, क्या हो गया, बताओ सीधी तरह से क्या कहना चाहती हो? वह बोली, दीदी मेरी एक बेटी है जो गूंगी है और कम उम्र की भी है। अगर आप उसका रिश्ता लेना चाहे तो खुशी खुशी आपको अपनी बेटे का हाथ दे दूंगी। मैं उस औरत की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। वह मेरे चेहरे की तरफ देखकर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, दीदी गुस्ताखी माफ़ कर देना। इतना कह कर ही वह मेरी बातें सुनने बिना बात सुने वगैरह ही वहाँ से चली गई। लेकिन मैं सारा दिन उस भीख मांगने वाली औरत के बारे में सोचती रही। मुझसे तो कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सारी बात सौरभ के सामने रख दूंगी। वह जैसा कहेगा वैसा ही कह दूंगी। शाम के वक्त जब सौरभ काम से वापस आया तो मैं बोली, सौरभ तुमसे एक बात करनी है। वो कहने लगा, जी माँ बताइए, क्या बात करना चाहती हो आप? मैं बोली, तुम्हें गूंगी लड़की चाहिए, मगर इतना बताओ कि अमीर गरीब या पढ़ी लिखी? वह बोला, अमीर हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़। मेरी बात सुनकर सौरभ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह कहने लगा, माँ मुझे गूंगी लड़की चाहिए, बस मेरी यही डिमांड है। और हाँ, अगर वह गरीब घराने से हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई बात नहीं होगी। मैं बोली, सौरभ वह हमारे मोहल्ले में जो भीख मांगने वाली औरत आया
करती है ना, मैंने आज उससे कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरी बेटी का रिश्ता ले लो। मैंने उससे जवाब नहीं दिया तो वह मायूस होकर वहाँ से चली गई। दरअसल मैं यह सोचकर परेशान हो गई कि अपने इकलौते बेटे के लिए एक भीख मांगने वाले की लड़की की शादी कैसे कर दूँ। मगर फिर मैंने सोचा कि एक बार तुझसे पूछ लेती हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं हो तो मैं उसी की बेटी से अपनी बहू बना दूँगी। मेरी बात सुनकर सौरभ झट से बोला, माँ आपको उसी वक्त उसके साथ जाना चाहिए था और उस लड़की के हाथ पर पैसे रख कर आने थे। अब मुझे और कुछ दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। माँ कल वह जैसे ही आए आप फ़ौरन ही उसके साथ लड़की देखने चली जाना। मैंने कहा, सौरभ बेटा तुम भी ही यह फैसला बहुत सोच समझ कर लेना। कभी बाद में तुम्हें शिकायत करते रहो कि आपने मेरे लिए कैसी लड़की पसंद की। बेटा वह भीख मांगने वाली की बेटी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे ज़्यादा साफ सफाई के बारे में पता नहीं होगा। सौरभ कहने लगा, आप उसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे तो वह वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी। मैंने सर हिला दिया और सौरभ उठकर मुंह धोने चला गया, जबकि मैं सौरभ के बारे में सोचने लगी कि न जाने उसे क्या हुआ कि वह भीख मांगने वाली बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर पूरा दिन गुजर गया और दूसरा दिन निकल गया। मैंने महसूस किया कि वक्त के साथ साथ सौरभ बेचैनी भी बढ़ती चली जा रही थी। उसने मुझसे कह दिया था कि जैसे ही आज वह औरत भीख मांगने आए तो आप उसे घर पर रोक लेना और मुझे तुरंत फ़ोन करके बुला देना। वह गरीब लोग हैं, उन्हें शादी की कोई भी तैयारी न करनी पड़ी, इसलिए हम अपने साथ ही उनको मंदिर ले जाएंगे और शादी मंदिर में ही कर लेंगे। मैंने इस बात पर भी सिर हिला दिया था, लेकिन अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। पहले तो मेरा बेटा शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा था और अब उसने इतनी जल्दी मचा रखी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तो मैंने लड़की को देखा भी नहीं था और अब उसने इतनी जल्दी मजा दी थी कि मुझे खुद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने सारा दिन उस औरत के आने का इंतज़ार किया, लेकिन आज वह औरत नहीं आई। मैंने पूरा दिन उसके इंतज़ार में गुजार दिए। जब रात सौरभ ऑफिस से आया तो उसके बारे में पूछने लगा। मैंने कहा, वह लड़की को देख कर आए हैं और शादी की बात पक्की करने आ गई। मैंने कहा, बेटा नहीं, आज तो वह सारी औरत आई ही नहीं। क्या आप उसकी तबीयत खराब हो गई हो? यह सुनकर सौरभ तो बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, ठीक है, अब आप कल इसका इंतज़ार कीजिएगा और कल जब वह आ जाए तो उससे साथ चली जाना। यह कहकर सौरभ सोने चला गया। अगले ही दिन मैं नाश्ता बनकर सौरभ का इंतज़ार कर रही थी। जब सुबह जल्दी ऑफिस के लिए उठ गया तो फिर वह दोनों माँ बेटे साथ मिलकर नाश्ता किया करते थे। मैंने काफ़ी देर तक सौरभ का इंतज़ार किया। जब वह नहीं आया तो सोच में क्या पता आज उसकी आंखें न खुली हो, इसलिए मैं सौरभ के कमरे में चली गई। मैंने उसे एक दो बार आवाज़ दी और वह उठकर बैठ गया। मैं बोली, बेटा जल्दी से उठे, तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा, देर हो रही है। सौरभ कहने लगा, माँ आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई, क्योंकि सौरभ तो कभी भी बेवजह छुट्टी नहीं किया करता है। मैंने सौरभ से कहा, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो बोला, जी माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज ऐसे ही ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा है। मैंने ही सर हिलाया और अपने कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर के बाद से सौरभ भी आ गया। वह कहने लगा, माँ वो औरत कितने बजे तक आती है? हमारे मोहल्ले में भीख मांगने, कहीं ऐसा तो न हो कि आकर चली जाए और हमें कुछ पता ही ना चले। कल भी तो घर वो नहीं आई थी। मैं जब सारी बात समझ गई तो यही वजह है कि उसकी वजह से वो सौरभ आज ऑफिस नहीं गया है। मैंने सौरभ से कहा, जब उसे आना होगा वो आएगी, तुम्हें बेवजह इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ तो आज मुझे सौरभ पर गुस्सा आने लगा था। पसीने नाश्ता किया और चुपचाप घर से निकल गया और मैं घसीट कर काम करने लगी थी। यूं ही दोपहर से शाम हो गई, मगर सौरभ अभी तक घर नहीं आया। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। बैठे बैठे अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी। अचानक घर का दरवाज़ा खुला और सौरभ की
तकली हुई आवाज़ मेरे दोनों कानों में। सौरभ ने कहा, माँ आप देखिए, मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सौरभ के पास उस गूंगी लड़की की माँ खड़ी थी। तुम सुबह से कहाँ गए थे? वह कहने लगा। मैं तो सुबह से इसकी इंतज़ार में गली में ही खड़ा था, अभी आ गई है तो इसे लेकर मैं जल्दी से घर आ गया हूँ। माँ आप अपने सारे काम से फ्री हो गई हो ना? आप बिजी हैं तो सारे काम छोड़ दीजिए, अब हम उनके साथ उनके घर चलते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ है, शादी आज के शाम को ही हो जाएगी। पंडित जी ने भी भरी बात कर ली। उन्होंने कहा, आज का दिन बहुत शुभ है। मैं अपने बेटे के शक्ल देखती ही रह गई। मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सौरभ आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ा, मेरे हाथों को खींचते हुए मुझे उठाने लगा। मैंने उसे इशारों से कहा कि पहले वह मेरी कमरे में चले। वह कमरे में चला और मेरी उसने कहा, सौरभ पहले वह लड़की तो हमें देख ले, बता नहीं वह भी खुद पंडित जी की बात जानकर हम रिश्ते की बात करने। सौरभ के जोर जोर से हिलाकर ना में जवा दिया। वो कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ मैं सही कर दिया, मैं शादी करूँगा तो इन्हीं की बेटी से करूँगा, वह भी आज ही करूँगा। चलो उठो और आप मेरे साथ चलिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं उसे देखते ही रह गई। मैं बोली, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? सौरभ ने हाँ में सर हिलाया, बोला, यह मेरा आखिरी और सही फैसला है और इसका कोई भी नतीजा निकला है तो मैं इसे बर्दाश्त करने के तैयार हूँ। कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। मैं अब अपने बेटे के आगे बेबस हो चुकी थी और कमरे से बाहर निकल कर आए और बाहर देखा तो वह औरत अभी भी वहीं बैठी थी। वह पूरे घर की निगाह पर थी। उसकी बैठकर उस औरत के साथ चली गई और रास्ता बहुत लंबा था जहाँ गंदगी के ढेर पड़े हुए थे। मैं खुद को पूछने लगी कि मैं सौरभ को इस रिश्ते के लिए क्यों बताया होगा। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां बहुत सारी झुग्गियां लगी हुई थी। वहीं रास्ते पर हमें एक झुग्गी मिली। वह झुग्गी बच्चों से भरी हुई थी। वह औरत गाड़ी से उतरी और अपनी बेटी को आवाज़ देने लगी, अंजू कहाँ हो और बाहर आओ। थोड़ी देर बाद वह कम उम्र की लड़की बाहर आई। उसे देखकर लगता था जैसे कोई खूबसूरत परी आई हो। वह भिखारन कहने लगी, दीदी यह मेरी बेटी अंजू है और यह गूंगी है। मैं अंजू को देखा तो एक समय ऐसा लगा कि वह तुरंत ही अपनी बहू बना लूं। मैंने उस औरत से कहा, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आई। मैंने सौरभ को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि लड़की बहुत ठीक है। सौरभ ने भी हाँ कर दी। फिर हम दोनों लोग पास के मंदिर में गए और वहां जाकर उन दोनों की शादी की और इसी की वजह से सौरभ ने वहां सभी गरीबों को मिठाई बांटी और बहुत प्यार और सादगी से अपने बेटे और बहू को घर ले आई। अंजू एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की थी, मगर उसके कपड़े पहनने का अंदाज बिल्कुल बहुत ही गंदा था। यूँ कहूँ कि वह हमारे घर आने के लायक भी नहीं थी। मैंने उसके लिए सौरभ से कुछ रेडीमेड कपड़े मंगवाए और एक लाल रंग का लहंगा भी मंगवाया और उस लड़की से कहा, तुम अच्छी तरह नहा धो लो और बालों को शैम्पू से धो लेना, जिससे तुम्हारे बालों में चमक भी आ जाएगी। उसने सर हिलाया और नहाने चली गई। वो आधे घंटे बाद जब बाथरूम से निकली तो बिल्कुल पहचान ही नहीं आ रही थी। वह तो एकदम सुंदर लग रही थी। मैं तो उसे देखकर बस देखने ही लग गई थी। मैं हूँ भी मुस्कुरा कर बोली, बेटा हमारे घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। तुम्हारे पति भी तो साफ सफाई काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए तुम हमेशा साफ सुथरी रहना। उसने फिर हाँ में सिर हिलाया। मैं सोचने लगी, मगर वह बात करती तो हमारे साथ कितनी अच्छी हो लगती। मैंने उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। मैंने अपने बेटे की शादी करवा दी। इसका बोझ मेरे दिमाग से उतर गया था और मैं सोने के लिए अपने रूम में चली गई थी। मैं सोच रही थी, काश वो लड़की बात करती तो मुझे इतना अच्छा लगता। अब मैं खुश थी क्योंकि मेरा बेटा शादी कर चुका था, वह भी उस लड़की से जिसकी उसे तमन्ना थी। यह बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत हल्का महसूस करा रही थी।
अगर अब मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैंने अपना खर्चा फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब मैं अपने बिस्तर में जाकर लेट गई। मेरी सामने आँखों के सामने आज का सारा मंज़र घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि न जाने सौरभ ने ऐसा क्यों कहा था। एक तरफ तो वह शादी के लिए राज़ी नहीं था और दूसरी तरफ उसके हथेली में सरसों जमा रखी थी कि मुझे ऐसी लड़की से ही शादी करनी है। इस लड़के की बात तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि वह क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। अब मैंने सर झटक दिया और सोने के लिए लेट गई। सुबह मैंने अपनी बहू और बेटे को नाश्ता बनाया और उनके कमरे में लेकर आ गई। सौरभ बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बड़ी शर्माई थी। मैंने अंजू के सर पे हाथ रखा और बोली, बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो, मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने सर हिला दिया तो मैं कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद सौरभ नाश्ते के बर्तन बाहर लेकर आया। मैं बोली, सौरभ बेटा, तुम्हें अपनी पत्नी कैसी लगी? वह मुस्कुरा कर बोला, माँ, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी अंजू बिल्कुल वैसी ही है, बस अभी थोड़ी नासमझ है। उसकी परवरिश अब आपको करनी है, वह अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं बोली, हाँ, क्यों नहीं, मैं उसे हर चीज़ सिखा दूंगी। सौरभ की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। मेरा बेटा खुश था, समझो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई थी। सौरभ जैसे ही घर से बाहर निकला तो अंजू मेरे पास आई। उसने मेरे हाथ से बर्तन ले लिए और इशारे से कहने लगी कि आप यह बर्तन छोड़ दीजिए, उनको मैं धो लूँगी। मैं बोली, नहीं बेटा, अभी तो मैं तुम्हारे अपने घर में पूरा आराम कराऊंगी और फिर तुमको मीठा बनवाऊंगी। उसके बाद तुम काम करती रहना। मुझे यह बताओ, तुम्हें मीठे में कुछ बनाना आता है? वैसे भी तुम्हारे पति को खीर बहुत पसंद है। उसकी उदासी से ना मैं सिर हिला दिया और मैं बोली, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। दिन तो ऐसे ही गुजर गया, लेकिन अब रात हुई तो मेरा बेटा बोला, माँ, आज मैं और अंजू छत पर सोएंगे। कल भी सारी रात मुझे कमरे में बहुत गर्मी लग रही थी। मैं सौरभ की बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि मौसम तो ठीक था, इतनी भी गर्मी नहीं थी। अब तो मैं कमरे में सोने लगी थी। रात को उठकर अपने कमरे का पंखा भी बंद कर देती थी, क्योंकि मुझे बड़ी ठंड लगने लगी थी। पर मैंने सौरभ से यह बात नहीं की। मुझे लगा कि शायद पत्नी को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी तो छत पे जाने का बहाना ले रहा है। वह दोनों पति पत्नी छत पे चली गई तो मैं अपने कमरे में चल गई। सुबह जब अंजू नीचे आई तो वह बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो वह इस टाइम पर बहुत फुर्तीली लग रही थी। मैंने अंजू का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा, क्या बात है, तुम मुझे कुछ बूझी सी लग रही हो, क्या ऊपर रात सर्दी लग गई थी? अंजू मुझे इशारे से कुछ बताने लगी। तभी सौरभ ने उसे झड़क दिया और बोला, सुबह सुबह तुम क्या बातें करके खड़ी हो गई हो? चलो अपने कमरे में जाओ और हाथ मुंह धो लो, तभी आना। उसके जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे में चली गई। मुझे सौरभ का यह अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मगर मैंने सर झुका लिया और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता लेकर जब मैं सौरभ के कमरे के पास पहुंची तो मुझे सौरभ की आवाज़ आ रही थी। वह गुस्से से बोल रहा था, कहने लगा, अंजू, एक बात तुम याद रखना, हम दोनों पति पत्नी के बीच जो भी है, हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि तुम हमारी पर्सनल बातें मेरी माँ या अपनी माँ से शेयर करती फिरो। तुम यह मत समझना कि मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो तुम मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि तुमने मेरी माँ को क्या बताया। अगर मुझे कुछ भी ऐसा मालूम हुआ तो मैं तुम्हें उसी समय तलाक दे दूंगा। मैं तो सौरभ की बातें सुनकर एकदम दंग रह गई। मैं थोड़ी देर के बाद गला खखराती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी। मेरे सामने सौरभ बिल्कुल ही नॉर्मल था, बल्कि अंजू के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसको नाश्ता देकर मैं बाहर आई और सोचने लगी कि न जाने सौरभ की परवरिश में मुझसे कहाँ कमी रह गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अंजू से जिद की कि वह घर का काम करना चाहती है, इसलिए वह खीर बनाना सीखना चाहती है। मैंने इस बार ज़्यादा इनकार नहीं किया और उसे किचन में अपने साथ ले गई। हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तब मैंने अपनी बहू के चेहरे पर बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था।
आंखों के नीचे हल्के हल्के काले घेरे पड़ चुके थे, जो शायद रात को जागने की वजह से हो जाते हैं। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। मैंने घर में हर चीज़ रखी थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर अंजू मेरे घर आकर बहुत कमज़ोर हो गई थी। इससे तो अच्छी सेहत उसकी झुग्गी झोपड़ियों में थी, जहाँ उसकी माँ मांग मांग कर लाती थी, मगर अपने बच्चे का पेट भर देती थी। आज सौरभ भी ऑफिस गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा तफसीली तौर पर अंजू से पूछती हूँ कि उसे इस घर में कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, वो क्यों परेशान रहती है। मैं बोली, बेटा खाना पेट भर कर नहीं खाती क्या तुम? ऐसा लगता है शायद मेरे हाथ तक का खाना तुम्हें पसंद ही नहीं आता हो। उसने जल्दी से नामे सिर हिलाए और मुझे इशारों से बताने लगी, मैं तो पेट भर के खाना खाती हूँ, आप मज़े मज़े के व्यंजन बनाती हो। मैं बोली, फिर तुम इस कदर कमज़ोर क्यों हो रही है? तुम्हारी माँ जब तुम्हें मुझसे पूछेगी तो मेरी बेटी इतनी कमज़ोर क्यों क्यों है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अंजू की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे। उसने मुझे इशारे में बताया, मुझे सौरभ से बहुत डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं बोली, क्यों? सौरभ से डर क्यों लगता है तुम्हें? उसने तुमसे कुछ कहा है? अंजू एकदम से फूट फूट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई। उस बच्चे की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं बोली, क्या बात है अंजू, मुझे खुलकर बताओ, मैं सौरभ के कान खींच लूँगी। उसने मेरे हाथ जोड़ दिए और मुझसे समझाने लगी, आप इन बातों का जिक्र सौरभ के पास बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो वह मेरे साथ बुरा सलूक करेंगे। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद मैंने भी अंजू की जांच पड़ताल नहीं की और ना ही अंजू ने मुझसे कुछ बताया। शाम को जब सौरभ घर आया तो मैं उन दोनों पति पत्नी में नजर रही थी। मुझे साफ नज़र आ रहा था वह दोनों रोज़ रात को मुझसे छत पर जाने के बहाने करने लगे कि नीचे बहुत गर्मी है, हमें छत पर ही सोना है। मगर जब सुबह होती तो अंजू नीचे आती तो बहुत अजीब हालत में होती। वह तो मुझे इशारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा उसे डांट लिया करता था। मुझे अब शक होने लगा था, क्योंकि मेरी बहू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मुझे पता था कि उन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने भी सोच लिया था कि आज इस रात से पर्दा हटा के रहूँगी। फिर जब रात हुई तो सौरभ और मंजू छत पर सोने के लिए चली गई, जबकि मैं बहुत ही गहरी सोच में बैठी थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आखिरकार मैं इस फैसले पर पहुंची कि मुझे छत पर जाकर अपनी आंखों से देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। यूं मैं घुटनों की मरीज थी। बड़ी मुश्किल से मैंने सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। एक यह कदम उठाकर जब मैं छत पर पहुंची तो सामने का नज़ारा देखकर दिल दहल गया। मैं देखा कि एक बड़ा सा गोला घेरा, उसके इधर उधर आग जल रही थी। उस गोले के घेरे के अंदर अंजू बैठी थी। अंजू बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, जबकि सौरभ घेरे से बाहर बैठा कुछ पढ़ रहा था। वो अजीब अजीब सी भाषा थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं और आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि अंजू सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हो, और मैं अंजू को इस हालत में निकलने की कोशिश करने लगी। इतनी देर में सौरभ की नज़र मुझ पर पड़ी। वो एकदम से चीख पड़ा था। वह बोला कि तुम इसके पीछे मत जाओ, अंजू के करीब जाना, उसके करीब लाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मेरी रातों की मेहनत खराब हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस मेहनत की बात कर रहा है। मैंने सौरभ से कहा, सौरभ अंजू मर जाएगी। सौरभ कहने लगा, माँ अगर अंजू बच गई तो मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर तो मेरा दिल कांप उठा था। सौरभ ने कहा, मैंने अपनी सारी जवानी काली जादू की किताबें पढ़ने में गुजार दी। अब माँ, अब आप देखना कि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ जिससे इंसानों पर मेरा ही राज हो। माँ देखिए, मैं कामयाबी की दहलीज तक पहुँच गया हूँ, आप मेरा काम खराब मत कीजिए। मैंने इसलिए वो गूंगी लड़की से शादी की थी ताकि वो आपसे कुछ न बता पाए मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन न जाने आपको कैसे पता चल गया कि आप यहाँ पर पहुँच गई। मैं हक्का बक्का खड़ी हुई सौरभ की बातें सुन रही थी। मैंने सामने अंजू आखिरी सांसें ले रही थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने हल्की आवाज़ से सौरभ से कहा, बेटा अंजू मर जाएगी। तो वह कहने लगा, मैं आपको अपने बेटे की फिक्र है या इस गूंगी लड़की की? अगर अंजू मर गई तो आपका बेटा और भी
ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, इसलिए अगर आपको इसको बचाने की कोशिश की तो मैं मर जाऊँगा। ये वह ताकत है जो मैंने इतने सालों से जमा कर रखी थी, वह मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर देगी। मैं अब सब कुछ समझ गई। मुझे अंजू और सौरभ में से किसी एक को चुनना था। यह वक्त मेरे लिए बहुत कड़ा वक्त था, मगर अंजू को नहीं बताऊंगी कि वह मर जाएगी। वह बेगुनाह थी, मासूम थी, उसका इन सब में कोई कसूर नहीं था। अब मुझे हक का फैसला करना था। उस वक्त इतना हौसला पता नहीं कैसे आ गया कि मैंने अपनी कोख उजाड़ने का फैसला कर लिया। मैंने सौरभ की बात नहीं सुनी और भागती हुई उस गोले के घेरे के पास गई और फौरन ही अंजू को इस घेरे से बाहर निकाल दिया। अंजू जमीन पर लेटकर तड़प रही थी, जबकि सौरभ ने अपने हाथों से ही अपने गले को बहुत मजबूती से पकड़ा था। कोई था जो उसका गला दबा रहा था। मैंने अंजू को संभाला। इससे पहले मैं सौरभ के लिए कुछ कर पाती, सौरभ मर गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। इस लम्हे ने मुझ पर क़यामत बीत गई थी। मेरा जवान बेटा, जिसकी मौत मेरी आंखों के सामने हुई थी, वह मेरे बुढ़ापे का सहारा था, जो अब मर चुका था। अंजू बच गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सारे सबूत मौके पर ही मिटा दिए। मैंने अपने बेटे को बेइज्जती करके इस दुनिया से विदा नहीं करना चाहती थी। मैंने सबको यही बताया कि मेरा बेटा हार्ट अटैक की वजह से मरा है। लोग उसकी जवान मौत पर बहुत ही गमशुदा थे। मैंने उसकी आत्मा की शांति के लिए घर में हवन भी रखा था। अंजू दिन रात रोती रहती थी और सौरभ की आत्मा की शांति देने के लिए दुआएं करती थी। मैंने अंजू को इजाज़त दे दी कि वह जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। मैंने अंजू से कहा, अगर उसे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो वह शादी कर सकती है, मगर फ़िलहाल वह मेरे साथ ही रहना चाहती थी। मैं हर लम्हा यही सोचकर उदास होती थी कि न जाने मेरे बेटे के ऊपर जाकर माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने आज आप सबके साथ अपना गम बाँट लिया। आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरे बेटे की गलती तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी सज़ा शायद उसको मौत के रूप में मिली। अब अंजू और मैं एक ही घर में साथ रहते हैं। अंजू मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन मुझे अपने बेटे की याद आज भी सताती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।